हेलो, स्पेक्ट्रम की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम क्लास 10th का एक चैप्टर प्रतिरक्षा इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर के अंदर हम देखते हैं कि है क्या। चैप्टर का नाम है प्रतिरक्षा, चैप्टर नंबर 4। तो सबसे पहले इसका मतलब देखते हैं कि प्रतिरक्षा किसे कहते हैं। तो प्रतिरक्षा में परिभाषा इसकी कि हमारा शरीर न जाने करोड़ों लाखों कीटाणुओं के संपर्क में हर समय रहता है, जो हमारे हाथों पर, हमारे आसपास के वातावरण में, हवा में, हर जगह प्रेजेंट रहते हैं। जिनमें से कुछ कीटाणु ऐसे होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, जिनको रोगाणु कहते हैं, और इनसे हमें रोग लगने की संभावना बनी रहती है। लेकिन फिर भी इसमें से कुछ या फिर कभी कभी ही हमें रोग लगता है, अन्यथा हमें रोग नहीं लगता। तो हमारे शरीर जो है, इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। ये जितने भी बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, हमारा शरीर किसी ना किसी तरीके से इनसे लड़कर हमें रोगों से मुक्त रखता है, यानी हमें रोग होने नहीं देता। इसी को प्रतिरक्षा कहते हैं, यानी हमारे शरीर के द्वारा रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहा जाता है। नॉर्मली पूछा जाता है कि प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है। तो प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है जिसको बोलते हैं सामान्य प्रतिरक्षा या स्वाभाविक प्रतिरक्षा। सामान्य प्रतिरक्षा नाम से ये सामान्य, जनरली जो सब में होती है, यानी कि ये जन्मजात होती है, जन्म से हमारे शरीर में प्रेजेंट होती है। इसमें कुछ नहीं होता, बस जो रोग कारक हमारे शरीर में प्रवेश करता है, इस रोग कारक को किसी ना किसी तरीके से रोका जाता है प्रवेश करने से। इस पर कोई ना कोई रोक लगाई जाती है, यानी इस पर अवरोध उत्पन्न किया जाता है। और उन्हीं अवरोधों को हम अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहला अवरोध है, इस अवरोध को बोलते हैं भौतिक अवरोध, यानी हमारे शरीर के कुछ ऐसे अंग जो इन रोग कारकों को हमारे शरीर के ऐसे अंग जो इन रोग कारकों को हमारे शरीर में प्रवेश होने नहीं देते हैं। जैसे हमारी त्वचा सुरक्षा कवच है, जिससे हमारे शरीर में कोई भी रोगाणु प्रवेश नहीं करता। हमारे नाक में पाए जाने वाले बाल, वो हमारे शरीर के अंदर किसी भी रोगाणु को प्रवेश होने नहीं देता। उसके अलावा बोल सकते हैं हमारी पलकें, जब भी आंख में कुछ गिरने वाला होता है तो पलकें ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो ये हमारे शरीर में किसी भी चीज को प्रवेश होने नहीं देते। सेकंड कारक है जिनको बोला जाता है रासायनिक कारक, यानी कि रासायनिक अवरोध। रासायनिक अवरोध में बाई चांस अगर इन भौतिक कारकों से भूल हो जाए और इससे शरीर में प्रवेश हो जाए कोई ना कोई बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया प्रवेश होने के पश्चात रासायनिक कारक उनको रोकता है, यानी उन पर अवरोध लगाता है। रासायनिक कारकों में कुछ केमिकल बनते हैं हमारे शरीर में, कुछ रसायन बनते हैं। ये रसायन अगर पलकें खुली रह जाए तो आंसू से, मुंह में चला जाए तो मुंह में लार से, पेट में चला जाए तो HCl अम्ल से, या किसी न किसी एंजाइम के द्वारा इनको नष्ट कर दिया जाता है। तो ये तो कहलाता है रासायनिक कारक। अगर फिर भी बैक्टीरिया बच जाए और मरे नहीं, तो हमें रोग लगने की संभावना बन जाती है। तो उस दौरान हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको बोला जाता है कोशिकीय अवरोध। ये कोशिकाएं उनसे लड़ने में हेल्प करती है। इनमें बहुत सारी कोशिकाएं, जैसे न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, NKC, 3 वर्ड है NKC, नेचुरल किलर सेल, यानी प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। यानी हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं होती है जो किसी ना किसी तरीके से जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। वो तो ये सारी कोशिकाएं मिलकर, खास तौर पर इनमें WBC तो WBC जो है वो रोगों को नष्ट करने में हेल्प करता है और ये इनसे बच जाता है। अगर फिर भी
कुछ हो जाए तो उस दौरान हमारे शरीर में ज्वर और सूजन जैसी संभावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये कहलाता है सामान्य या स्वाभाविक प्रतिरक्षा तंत्र। इसके बाद सेकंड प्रकार पूछा जाता है कि सेकंड किसको कहते हैं। तो सेकंड है जिसको बोला जाता है उपार्जित प्रतिरक्षा या फिर विशिष्ट प्रतिरक्षा। नाम से इसका मतलब है उपार्जित, यानी ऐसी प्रतिरक्षा जो हमारे अंदर जन्म से नहीं थी या सब में नहीं पाई जाती, जिनको हम किसी न किसी तरीके से अर्जित करते हैं। विशिष्ट का मतलब ये विशेष है। तो ये तो सब रोगों पर एक तरीके से काम करता है। सामान्य कोई सा भी बैक्टीरिया आ जाए, चाहे वो बैक्टीरिया हमें जुकाम के लिए लगाए या डेंगू या फिर और किसी बीमारी के लिए हो, तो किसी भी तरीके का कोई भी बैक्टीरिया हो, उन सारों पर ये सामान्य तरीके से काम करती है। लेकिन ये प्रत्येक बैक्टीरिया के लिए अलग अलग प्रकार से विशेष अलग अलग तरीके से हर बैक्टीरिया के लिए अलग अलग काम करता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कोई ना कोई बैक्टीरिया, यानी कि जो रोग कारक होगा, जिसको हम रोगाणु बोल सकते हैं, ये हमारे शरीर में एंटर करेगा। और जैसे ही एंटर करता है तो इसके एंटर होने पर इसको बोलेंगे होस्ट। इस होस्ट की प्रेजेंस में हमारा शरीर एंटीबॉडी का निर्माण करेगा, जिसको बोलेंगे प्रतिरक्षी। तो हमारा शरीर प्रतिरक्षी बनाता है और ये प्रतिरक्षी जो है इस रोगाणु के विरुद्ध लड़ती है और इसको नष्ट करती है। तो हमारा शरीर किसी ना किसी तरीके से प्रतिरक्षी का निर्माण करता है। कब? जब किसी होस्ट की एंट्री हो हमारे शरीर में, तब। तो यहाँ पर प्रतिरक्षी, यहाँ एक नया पदार्थ बनता है प्रतिरक्षी। इस प्रतिरक्षी की उपस्थिति में ही ये कार्य होता है। इसी को दो भागों में बांटा गया, यानी उपार्जित प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। पहली होती है जिसको बोलते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा, और सेकंड होती है जिसको बोलते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब ये जो प्रतिरक्षी हमारे शरीर में बन रहा है, अगर हमारा शरीर खुद ही बनाए, यानी कि शरीर के द्वारा ही इसका निर्माण हो, तो उसको बोलेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा। लेकिन कई बार होता है कि हमारा शरीर इस प्रतिरक्षा को बनाने में, यानी प्रतिरक्षी जो एंटीबॉडी है, इसको बनाने में समर्थ नहीं होता, तो उसके लिए हमें ये बाहर से लेना पड़ता है। बाहर से किस रूप में? टीके के रूप में। बहुत सारे एंटीबॉडी के टीके लगते हैं। तो ये जो बाहर से एंटीबॉडी के टीके लगते हैं वो सारी निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है, जैसे डीपीटी का टीका, टीटी का टीका, चेचक का टीका, पोलियो का टीका। तो ये जितने भी बीमारियां थी, इनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा नहीं थी, यानी कि हमारा शरीर इनसे लड़ने के काबिल नहीं था और हमारा शरीर इसके लिए प्रतिरक्षी नहीं बना पाया। तब क्या किया गया? तब हमारे शरीर से बाहर से हमने अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग टीके बनाए। ये कहलाती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ देखी कि प्रतिरक्षा क्या होती है, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की व्यवस्था या रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। दो प्रकार की होती है, सामान्य प्रतिरक्षा जो जन्मजात होती है, ये सारे रोगों पर समान तरीके से कार्य करती है। भौतिक अंग ये रोगों से लड़ने में हेल्प करते हैं। रासायनिक कारक, कोशिकीय अवरोध और ज्वर और सूजन। सेकंड होती है जिसको उपार्जित बोलते हैं, ये हमारा शरीर में पहले से नहीं होती, हमारा शरीर इसको हासिल करता है, जिसके लिए वो प्रतिरक्षी का निर्माण करता है, यानी एंटीबॉडी बनाता है। ये दो प्रकार की होती है कि या तो हमारा शरीर खुद प्रतिरक्षी का निर्माण करता है, अगर हमारा शरीर खुद प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं कर पाए तो टीके के रूप में बाहर से लेता है। खुद करता है तो सक्रिय, बाहर से लेता है तो निष्क्रिय। इसके बाद जब हमने प्रतिरक्षा देख ली क्या होता है, प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है और उसको किस तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है, तो उसके बाद में यहाँ पर कुछ शब्द आते हैं। इसमें दो शब्द हैं, एक आता है जिसको बोला जाता है प्रतिजन और दूसरा है जिसको बोला जाता है प्रतिरक्षी। प्रतिजन को इंग्लिश में बोलते हैं एंटीजन और इसको बोलते हैं एंटीबॉडी। ये दोनों क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रतिजन किसको कहते हैं? प्रतिजन कुछ नहीं है कि हमारे शरीर में बाहर से एक पदार्थ एंटर करता है। ये पदार्थ कुछ भी हो सकता है, या तो कोई ऐसी चीज हो सकती है या फिर कोई जीवाणु, रोगाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी
जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है और प्रवेश करने पर ये हमें रोग उत्पन्न कर सकता है, तो उस पदार्थ को हम एंटीजन कहेंगे। और इसी पदार्थ के विरुद्ध लड़ने के लिए हमारा शरीर एक विशेष प्रकार का पदार्थ बनाता है जो इस एंटीजन को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इस पदार्थ को प्रतिरक्षी कहेंगे। यानी दो परिभाषा है। पहला प्रतिजन, कि हमारे शरीर में ऐसा कोई पदार्थ प्रवेश हो जिससे हमें रोग लगने की संभावना हो, उसे प्रतिजन कहते हैं। इसकी परिभाषा को हम कुछ इस तरीके से बता सकते हैं कि प्रतिजन वह बाह्य पदार्थ है जो शरीर में प्रवेश होने के पश्चात हमारे शरीर के अंदर बी लसिका कोशिका, जो एक प्रकार WBC का प्रकार है, इसको बीटा लसिका, बीटा लिम्फोसाइट कहते हैं। बीटा लिम्फोसाइट को WBC का प्रकार है। इस बी लसिका को प्लाज्मा कोशिका में परिवर्तित कर इससे प्रतिरक्षी के निर्माण करवाता है। तो ऐसा पदार्थ जो प्रतिरक्षी का निर्माण करवाने के लिए कार्य करता है, यानी हमारे शरीर से प्रतिरक्षी बनवा सकता है, वो प्रतिजन कहलाएगा। और प्रतिजन वो पदार्थ है जो इस प्रतिजन को नष्ट करने के लिए कार्य करता है। तो ये इसको नष्ट करता है, वो प्रतिरक्षी कहलाता है। जब ये दोनों आपस में क्रिया कर रहे होते हैं तो इनके बीच में एक मध्यवर्ती अवस्था बनती है जिसको बोलते हैं CMI। CMI का मतलब है सेल मीडिएट इम्यूनिटी, यानी कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा, कोशिकाओं के बीच में होने वाली प्रतिरक्षा, जिससे हमारा शरीर रोगों से लड़ने में सहायता करता है। इसके बाद पूछा जाता है कि यहाँ पर प्रतिजन और प्रतिरक्षी होते क्या हैं, इनके बारे में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं प्रतिरक्षी की संरचना की। सिंपल सी चीज है, कुछ बातें ध्यान में रखनी है। इसमें सबसे पहली चीज आपसे पूछी जाती है प्रतिरक्षी की संरचना कैसी होती है क्या। तो कुछ पॉइंट ध्यान में रखने कि सबसे पहली चीज कि इसका जो आकार होता है वो वाई के जैसा होता है। सेकंड चीज, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। इन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में से 2 पॉलीपेप्टाइड चेन भारी और बड़ी होती है और 2 पॉलीपेप्टाइड चेन हल्की और छोटी होती है। ये जो भारी होती है इनको बोलते हैं हैवी, इसलिए इसको H से शो करते हैं। और ये जो होती है ये लाइट वेट होती है, इसलिए इसको L से शो करते हैं। एक H और एक L आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर HL बनाते हैं। इस HL वाली चैन में 2 चैन है, इसलिए इसको बोलते हैं द्विलक। एक होती है तो इसको एकलक बोलते हैं, 2 होती है तो द्विलक बोलते हैं, 3 होती है तो त्रिलक, 4 को चतुर्लक, 5 को पंचलक, और उसके बाद अगर आता है तो उसको बोलते हैं बहुलक। तो यहाँ पर HL द्विलक बनता है, HL डाइमर बनता है। ये जो HL डाइमर है ये आपस में जुड़कर बनता है और किसी भी चीज को जुड़ने के लिए बंध की आवश्यकता होती है। तो यहाँ जो बंध बनता है इस बंध को बोलते हैं डाई सल्फाइड बंध। ऐसे 2 H है 2 L है तो 2 द्विलक बनते हैं और यही दोनों द्विलक आपस में डाई सल्फाइड बंध के द्वारा फिर जुड़ते हैं और जुड़कर कंप्लीट प्रतिरक्षी बनाते हैं। इस डाइस जो 2 द्विलक बनते हैं इनमें से प्रत्येक द्विलक को प्रतिरक्षी का अर्धांश कहा जाता है, यानी ये इसका आधांश है। ऐसे 2 डाइमर आपस में मिलते हैं और आपस में मिलने के कारण कंप्लीट प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। अब इसी चीज को हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि प्रतिरक्षी की स्ट्रक्चर होती कैसी है। कि इसमें 2 चैन है, बड़ी है और भारी है। बड़ी चैन इसलिए बोली क्योंकि इसके अंदर अमीनो एसिड पाए जाते हैं, टोटल मिलाकर 440 अमीनो अम्ल बने और ये
220 अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। तो ये कम है, छोटी है, इसलिए हल्की बोलते हैं। इसमें ज़्यादा अमीनो एसिड होते हैं, इसलिए इसको भारी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहली चीज़ कि इसमें 4 चेन होती है, 2 इस तरीके से बड़ी, 2 इस तरीके से छोटी। ये बड़ी चैन, ये छोटी चैन। बड़ी चैन को बोलेंगे H चैन, इसको भी H, इसको L, इसको L। ये दोनों आपस में जुड़ते हैं डाइसल्फाइड बंध के द्वारा, यानी कि इसके अंदर 2 सल्फर के साथ में एक बॉन्ड बनता है, जिसको डाइसल्फाइड बंध कहते हैं। ये दोनों आपस में मिलकर कहलाता है HL द्विलक। ऐसा ही एक HL द्विलक यहां बनता है, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। और दोनों HL द्विलक आपस में जुड़कर कंप्लीट प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। तो पहली चीज तो इसमें ये कि ये जो H और L है, 2 बड़ी चैन, 2 हल्की चैन आपस में जुड़कर HL द्विलक बनाती है। 2 द्विलक होते हैं, दोनों आपस में जुड़कर प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। इसके बाद में यह ध्यान रखना है कि यहां जो दोनों श्रृंखलाएं होती है, दोनों जो चैन है, इस चैन के अंदर प्रत्येक चैन में 2 भाग होते हैं। पहला जो भाग है इसका, यानी कि ये चैन और ये चैन, इसमें 2-2 भाग होते हैं। एक भाग होता है जिसको बोलते हैं स्थिर भाग, कांस्टेंट पार्ट, जो स्थिर होता है, यानी कि ये जैसा है वैसा का वैसा रहता है। इसमें रिएक्शन होने पर ये चेंज नहीं होता, यानी ये रिएक्शन करता ही नहीं है, तो चेंज होने का सवाल ही नहीं है। तो एक स्थिर होता है जो जब भी प्रतिजन आएगा तो ये प्रतिजन के साथ क्रिया नहीं करता, तो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, कांस्टेंट है, इसलिए इसको स्थिर बोलते हैं। दूसरा, वो जो प्रतिजन के साथ क्रिया करता है वो कहलाएगा अस्थिर भाग। ये जैसे रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने पर ये टूट जाता है। जैसे मान लो ये वाला भाग है, तो ये प्रतिजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये यहां से टूट जाएगा, ये यहां से क्रिया करेगा तो टूट जाएगा। तो टूटने पर इसमें परिवर्तन होते हैं। तो इसका ये जो पहला वाला भाग है, ये इसका ये पहला वाला भाग, यानी जो ऊपर वाला भाग है, ये प्रतिजन के साथ क्रिया करता है। ऊपर वाला भाग प्रतिजन के साथ क्रिया करता है, इसमें भी ये वाला भाग क्रिया करता है। जो क्रिया करता है वो अस्थिर होता है। अस्थिर को बोलते हैं वेरिएबल पार्ट, इसलिए इसको V से शो करेंगे। तो इसलिए इस भाग को बोलेंगे V, लेकिन ये लाइट चैन का, इसलिए इसको बोलेंगे VL। इसी तरीके से ये भी लाइट चैन का है और V भाग, इसलिए इसको बोलेंगे VL। ये कौन वेरिएबल भाग है लेकिन H चैन का, इसलिए इसको बोलेंगे VH। इसको भी बोलेंगे VH, क्योंकि ये हैवी चैन का है और वेरिएबल भाग है। बाकी जो इसके भाग है, जैसे इसके अंदर है, तो ये वाला भाग कांस्टेंट है H चैन का, इसलिए इसको CH बोलेंगे। ये भी कांस्टेंट है, यानी स्थिर है, और H है, ये भी कांस्टेंट है, H है। इसको CH1, CH2 और CH3 बोलेंगे। 1, 2, 3 भाग नाम दे देंगे इनको। इसी तरीके से इसका नाम जो है, ये भी कांस्टेंट पार्ट है लेकिन L चैन का, इसलिए CL बोलेंगे। इसके अंदर भी सेम इसी तरीके से CH1, इसको बोलेंगे CH2, इसको बोलेंगे CH3। इसमें ये जो स्थिर भाग है, इस स्थिर भाग की तरफ एक ग्रुप पाया जाता है जिसको बोलते हैं COOH, और इसी भाग को एक अलग से नाम देते हैं, इसको बोलते हैं FC भाग। यानी कि यहाँ पर एक ग्रुप पाया जाता है जिसको बोला जाता है COH, यहाँ पर भी एक ग्रुप पाया जाता है जिसको बोलते हैं COH, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है। इसके अलावा जिसको अस्थिर भाग है, इस अस्थिर भाग की तरफ NH2 ग्रुप पाया जाता है, और ये जो NH2 ग्रुप है, इस वाले भाग को बोलते हैं FAB भाग। तो इसको नाम दिया जाता है FAB भाग, फैक्टर ऑफ एंटीबॉडी। इसको बोला जाता है फैक्टर ऑफ कांस्टेंट। तो यहाँ जो होता है NH2, 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 ये पाया जाता है, और इसकी तरफ COH और COH ग्रुप पाया जाता है। इसके अलावा
यहाँ वाला जो क्षेत्र होता है जहाँ से ये वाई आकार की भुजाएं निकल रही है, साइड में से जो ये इसकी भुजाएं निकल रही हैं, इस भुजा वाले भाग को बोला जाता है हिंज क्षेत्र। हिंज को एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं कब्जा। कब्जा जो होता है गेट के पीछे लगा होता है, जिसके कारण गेट जो है एक साइड में खुलता है इस तरीके से। तो ये भी इसी तरीके से है कि यहाँ का भाग थोड़ा लचीला होता है, जिसके कारण ये इधर घूम सकता है और इधर मुड़ सकता है, इस तरीके से मुड़ सकता है। तो यहाँ हिंज क्षेत्र किसको कहते हैं कि इनकी जहाँ से भुजाएं निकलती हैं, ये वाला भाग थोड़ा लचीला होता है। लचीला होने के कारण ये अपने आकार को एडजस्ट कर सकता है, यानी कि ये यहाँ से इधर घूम सकता है और इधर जा सकता है। इधर उधर घूमने के कारण यहाँ बीच में आकार चेंज हो जाता है। अगर कोई छोटा प्रतिजन आए तो छोटा प्रतिजन आने पर ये पास में आ जाएगा और पास में आकर इसको अपने अंदर ले लेगा। और अपने अंदर समाहित कर ये प्रतिरक्षी की प्रतिजन के साथ क्रिया करने में हेल्प करता है। तो हिंज क्षेत्र किसको कहते हैं कि यहाँ जो बीच वाला क्षेत्र होता है, यानी कि प्रतिरक्षी की भुजाओं के जो उद्गम स्थल है, यानी कि जहाँ से भुजाएं बनती है, वहाँ वाला भाग लचीला होता है। और यही जो लचीला भाग है ये प्रतिरक्षी के अंदर एक प्रतिजन के साथ क्रिया करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये प्रतिजन और प्रतिरक्षी की स्ट्रक्चर। प्रतिजन क्या होता है, प्रतिजन क्या होता है उसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे।